Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all studying well and preparing well for your alternative English. In this video, I will be talking about some important questions on your prose sections where I am discussing thoroughly about all the important long questions that is going to come इन योर एग्जामिनेशन एंड आई बिलीव कि मुझे ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और ये सारे जो क्वेश्चंस है इसको आप अगर एक बार पढ़ के जाओ, एक बार देख के जाओ तो आप कोई भी क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बिना किसी देरी किए आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन is from The Verger by Somerset Maugham। The first question है what was the condition put forth by the new vicar to the verger। तो न्यू विकर ने वर्जर के आगे कौन से कंडीशंस को रखे जिसको फुलफिल करने के बाद ही उनको दोबारा से उस चर्च में एज ए वर्जर के लिए रखा जाएगा, या तो फिर वो अगर वर्जर का काम करना चाहते हैं तो उनके सामने कौन से कंडीशंस को रखा गया आफ्टर डिस्कवरिंग के वो पढ़ना लिखना उनको नहीं आता है, तो वो कंडीशंस क्या है। तो पहले विकर क्या करते हैं, विकर डिस्कवर्ड दैट द फोरमैन वाज इलिटरेट। आपको एक्सप्लेन करना है कि पहले विकर को ये डिस्कवर हुआ, उनको पता चला कि जो एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन है वो इलिटरेट है, वो उनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती, ठीक है। ही कंसिडर्ड इलिटरेसी अनसुइटेबल फॉर द चर्च पोजीशन। जब उनको क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने ये सीधे सीधे तौर पे ये आंसर दिया कि एक इलिटरेसी जो है, एक इलिटरेट इंसान है वो यहाँ पे विकर ने उनको ये बताया कि एक इलिटरेट इंसान जो है एक चर्च के पोजीशन के लिए क्या नहीं है, सुइटेबल नहीं है, यहाँ हम आपको कंसिडर नहीं कर सकते। फॉरमैन वाज ऑर्डर टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग, और तब फॉरमैन को उन्होंने ऑर्डर किया कि आप 16 ईयर्स तक यहाँ पे काम करो, ठीक है, लेकिन अभी आप अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस जॉब को छोड़ना पड़ेगा, देन आपको ये सीखना ही है। ही वॉज गिवन अ टाइम लिमिट ऑफ 3 मंथ्स, तो उनको 3 महीने का टाइम लिमिट दिया गया बाय द विकर टू learn how to read and write। then the order presented in the presence of church wardens। उसके बाद जो ऑर्डर है उसको चर्च वार्डन के सामने रखा गया। जब उनको वेस्ट्री में बुलाया जाता है तो वहाँ पे कौन बैठे हुए थे, उस वक्त 2 चर्च वार्डन बैठे हुए थे एंड उनके साथ कौन थे, वहाँ पे जो नए विकर थे वो थे, ठीक है। द विकर stated that the church could not continue with an illiterate verger। और तभी विकर ने ये बोला उनको कि जो चर्च है वो एक इलिटरेट वर्जर के साथ और काम नहीं कर सकता। फॉरमैन वॉज वार्न्ड दैट द फेलियर वुड मीन लूजिंग द जॉब, और फॉरमैन को ये बताया भी गया कि अगर आप 3 महीने में रीडिंग एंड राइटिंग अगर नहीं सीखते देन यू हैव टू लूज योर जॉब, आपको अपना जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, मतलब आपका जॉब जो है वो चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद दस द कंडीशन वॉज टू बिकम इलिटरेट विद इन 3 मंथ्स टू रिजाइन। तो कंडीशन ये उनके सामने रखा गया कि आपको 3 महीने दिए जाते हैं ताकि आप पढ़ लिख सको, लिटरेट बन सको, और नहीं तो आप क्या कर सको, रिजाइन कर सको, ठीक है। तो अगर 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। अगर 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली सिर्फ लिख सकते हो जो भी कंडीशंस उनके सामने रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। राइट ब्रीफली डिस्क्राइब द वर्जर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज गाउन। तो वर्जर का जो एटीट्यूड था अपने गाउन के प्रति वो कैसा था। गाउन जो होता है वो उनका ड्रेस जो हुआ करता था, यूनिफॉर्म जो हुआ करता था, उनके प्रति उनका इमोशंस क्या थे, उनके एटीट्यूड क्या थे उस गाउन्स को लेके। तो पहला जो पॉइंट आपको ऐड करना है अपने आंसर में वो क्या लिखना है कि फॉरमैन टू ग्रेट प्राइड इन हिज गाउन्स। तो वो अपने गाउन के ऊपर बहुत प्राइड लेता था, वो बहुत गर्व महसूस करता था अपने कपड़े को लेके, अपने यूनिफॉर्म को लेके, मतलब उसका जो काम था वो काम उसके कपड़े से पहचाना जाता था, इसलिए वो अपने कपड़े से बहुत अटैच्ड था। नेक्स्ट, ही कंसिडर्ड देम सिंबल्स ऑफ डिग्निटी एंड ऑफिस, और वो अपने गाउन को अपना क्या मानता था, ऑफिस का डिग्निटी एंड सिंबल मानता था, ठीक है, जिस जगह में वो काम करता है। नेक्स्ट, ही ऑलवेज केप्ट देम क्लीन एंड केयरफुली प्रेस्ड। तो वो हमेशा उन कपड़ों को, उन गाउन्स को क्लीन एंड केयरफुली प्रेस्ड रखता था, बहुत अच्छी तरीके से खुद ही आयरन करता था, खुद ही प्रेस करता था और संभाल के रखता था। इवन worn out gowns were preserved neatly। तो लास्ट 16 ईयर्स से जितने भी गाउन्स उन्होंने पहने हुए हैं जो worn out हो चुके हैं, मतलब पुराने हो चुके हैं, अभी भी उनको वो संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। वो वहाँ उनको कहाँ पे संभाल के रखता था, अपने वार्डरोब के नीचे वाले जो ड्रॉयर है उसमें नीटली एक पेपर में रैप करके वो संभाल के रखता था, तो आपको वो लिखना है। नेक्स्ट, ही नेवर थ्रू अवे एनी ऑफ हिज ओल्ड गाउन्स। तो वो कभी भी अपने पुराने गाउन को थ्रो अवे नहीं करता था, फेक नहीं देता था। ही स्टोर्ड देम केयरफुली रैप्ड इन पेपर में रैप करके संभाल के रखता था। विदाउट द गाउन ही फेल्ट इनकम्प्लीट एंड अनकंफर्टेबल। अपने गाउन के बिना वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता था, इनकम्प्लीट फील करता था। नेक्स्ट, दिस शोज हिज रेस्पेक्ट फॉर हिज प्रोफेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये क्या दिखाता है कि उनका रेस्पेक्ट अपने काम के प्रति, अपने
जॉब के प्रति उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंटेंस द वर्जर्स ऑफ सेंट पीटर्स लाइक द पोप्स ऑफ रोम वेर देयर फॉर लाइफ। तो ये सेंटेंस का सिग्निफिकेंस क्या है, जहाँ पे वर्जर ने ये बोला था कि वर्जर जो है सेंट पीटर्स में पोप्स जैसे रोम में रहते हैं, अपने मरते दम तक वो लोग पोप रहते हैं, उसी तरह सेंट पीटर के जो वर्जर है वो भी उनको लगता था कि मरते दम तक वो लोग वर्जर ही रहेंगे। तो जब उनको क्वेश्चन किया गया कि आप इलिटरेट हो, आपको ये जॉब छोड़ना पड़ेगा, तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि मैंने तो सोचा था कि रोम के पोप की तरह मैं भी पूरे जिंदगी भर क्या रहूंगा, वर्जर बना हुआ ही रहूंगा। ठीक है, द स्टेटमेंट सजेस्ट द जॉब वॉज वंस कंसिडर्ड परमानेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या बताने का कोशिश करता है कि उनका जो जॉब हुआ करता है वो एक वक्त में इसको परमानेंट माना जाता था पहले। इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रेडिशनल चर्च प्रैक्टिस ऑफ लॉन्ग सर्विस। ये क्या दिखाता है कि हमारे जो चर्चेस हैं उसमें जो लॉन्ग सर्विस होता है, मतलब कोई इंसान अगर एक बार उसमें जॉब करने लग जाए तो ही हैज़ टू कंटिन्यू, ही नीड टू कंटिन्यू दैट जॉब टिल हिज लास्ट ब्रेथ। ओके, जब तक वो मर ना जाए तब तक वो करते रहते हैं। लॉयल्टी एक्सपीरियंस वेर वैल्यूड मोर देन एजुकेशन अर्लियर। और पुराने ज़माने में लॉयल्टी को ज़्यादा ऊपर माना जाता था, एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा ऊपर माना जाता था रादर देन क्या, एजुकेशन। नेक्स्ट, इट शोज हाउ सिक्योर फॉरमैन बिलीव्ड हिज पोजीशन वाज। और ये आपको ये भी दिखाता है कि फॉरमैन अपने पोजीशन को कितना बिलीव करता था, अपने पोजीशन पे कितना मानता था। द न्यू विकर्स डिसीजन कॉन्ट्रास्ट विद दिस ओल्ड ट्रेडिशन। लेकिन जो नया विकर था उनका जो डिसीजन था कि नहीं, एक इलिटरेट इंसान वर्जर नहीं बन सकता है, तो इस चीज का ऑपोजिट था, मतलब जो वर्जर ने सोच रखा था इसका ऑपोजिट है। इट हाईलाइट्स द चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न एटीट्यूड्स। और ये भी शो करता है कि कैसे पुराने जो ट्रेडिशनल वे है उसके जगह में मॉडर्न एटीट्यूड्स कैसे उस विकर का उस चर्च में लागू किया गया। ठीक है, इट ऑल्सो प्रिपेयर्स द रीडर फॉर द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। और ये जो है हमारे रीडर को प्रिपेयर भी करता है इसके बाद जो आने वाला है कॉन्फ्लिक्ट उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डिड द मैनेजर रिएक्ट अपॉन डिस्कवरिंग फोरमैन कुड नाइदर रीड और राइट। तो यहाँ पे इसके और एक क्वेश्चन हो सकते हैं कि when the verger went to meet the manager, और जब उनको पता चलता है कि उनके पास इतने पैसे आए हैं even though he did not know how to read and write, तो वो उनको एक प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर की तरह तारने लगता है। ठीक है, किसकी तरह तारने लगता है, प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर। तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है जिसका आंसर यही होगा, सेम होगा, तो ये आप ध्यान से देख लो। ठीक है, द बैंक मैनेजर वॉज ग्रेटली एस्टॉनिश्ड। तो बैंक मैनेजर था वो ग्रेटली बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है जब उनको पता चल जाता है, क्या पता चलता है, ही फाउंड इट सरप्राइजिंग दैट सच अ रिच मैन वॉज इलिटरेट। कि इतने पैसे वाले रिच मैन जो है वो कैसे इलिटरेट हो सकता है। ही कुड हार्डली बिलीव फॉरमैन्स कन्फेशन। वो बिलीव ही नहीं कर पाते हैं कि फॉरमैन ये कन्फेस कर रहा है कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। ही रिमार्क्ड ह्यूमरसली अबाउट फॉरमैन सक्सेस डिस्पाइट इलिटरेसी। और वो ह्यूमरसली मजाक में उनको बोलते हैं कि अगर आप पढ़ाई लिखाई अगर कर लेते तो कहाँ ही पहुंच जाते। ठीक है, ही वंडर्ड हाउ मच मोर सक्सेसफुल फॉरमैन माइट हैव बीन। वो ये सोचता है उस वक्त कि फॉरमैन अगर पढ़ाई लिखाई कर लेता तो वो और कितनी सक्सेस उसको मिलती। His reaction showed admiration rather than criticism. उनका जो रिएक्शन था उस रिएक्शन में क्रिटिसिज्म नहीं था, उनके रिएक्शन में क्या था, वर्जर के प्रति, फॉरमैन के प्रति रिस्पेक्ट था कि एक पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी कोई इंसान इतना सक्सेसफुल कैसे बन सकता है। He treated foreman with respect despite the discovery. वो फॉरमैन को रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता है rather than उनको हेट करने के लिए हेट करता है या तो फिर उनको डिस्पाइस करता है। नेक्स्ट, द मोमेंट हाईलाइट्स द आयरनी ऑफ द स्टोरी। और यही जो है हमारे स्टोरी का क्या है, आयरनी है। तो आयरनी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी ऑफ वर्जर। तो आपको लिखना है कि जिस इंसान को उसके इलिटरेसी की वजह से निकाला गया, आपको वो इंसिडेंट लिखना है कि कैसे उनको निकाला जाता है ड्यू टू हिज लैक ऑफ लिटरेसी और लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। बाद में वही इंसान जाके कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करता है अपने लाइफ में। तो ये हो गया उनका आयरनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्जर डिस्क्राइब हाउ एल्बर्ट एडवर्ड लॉस्ट द जॉब ऑफ द वर्जर्स एट सेंट पीटर। तो सेंट पीटर में वर्जर जो है कैसे अपने जॉब को खोता है। तो आपको लिखना है द न्यू विकर डिस्कवर्ड दैट द फॉरमैन वाज इलिटरेट। तो नया विकर एक आता है और उनको पता चलता है कि फॉरमैन जो है उनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती। ही कंसिडर्ड इट इन अप्रोप्रिएट फॉर अ चर्च ऑफिशियल, क्योंकि नेवाल स्क्वायर एक बहुत सोफिस्टिकेटेड जगह में था, तो वो ये मानते हैं कि एक चर्च ऑफिशियल के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है और ये इन अप्रोप्रिएट होगा एक इलिटरेट इंसान को
उस चर्च में रखना। द चर्च वार्डन सपोर्टेड द विकर्स डिसीजन, तो विकर का जो डिसीजन है उसको चर्च वार्डन जो थे वहाँ पे दो बैठे हुए वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। फॉरमैन वॉज आस्क्ड वेदर ही कुड लर्न रीडिंग एंड राइटिंग, फॉरमैन को पूछा जाता है कि क्या आप पढ़ाई या लिखाई कर सकते हो। ही वॉज गिवन 3 months टू एक्वायर लिटरेसी, फिर उनको 3 महीने का टाइम दिया जाता है दैट ही शुड रीड एंड राइट विद इन दोज 3 months, ही शुड बी एबल टू रीड एंड राइट एंड बिकम लिटरेट विद इन दिस 3 months, अदरवाइज ही हैड टू लूज हिज जॉब। फॉरमैन फेल्ट ही वॉज टू ओल्ड टू लर्न न्यू स्किल्स एट दैट मोमेंट, फॉरमैन एक्सप्रेस दैट वो अभी इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो अभी ये जो नया स्किल है वो सीख नहीं सकता, ठीक है। ही पोलाइटली रिफ्यूज टू अटेम्प्ट लर्निंग, और वो बहुत पोलाइट तरीके से मना कर देता है कि नहीं मैं अभी पढ़ लिख नहीं सकता। एज अ रिजल्ट ही रिजाइंड एंड लॉस्ट द पोजीशन, और एज अ रिजल्ट उसको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। ही हैड टू रिजाइन एंड लॉस्ट हिज पोजीशन ऑफ द वर्जर ऑफ सेंट निवाल्स चर्च। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मार्टर्स कॉर्नर से, ठीक है। तो बाकी जो चैप्टर्स हैं द वॉयज और अ कप ऑफ टी, उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इसलिए इस वीडियो में मैं उन 2 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। उनके ऊपर थरली जो है क्वेश्चन आंसर, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर मैंने सॉल्व कर रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उनको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वाज द डिस्कवरी ऑफ फॉरमैन्स इलिटरेसी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो फॉरमैन का जो इलिटरेसी है क्या वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है आशीर्वाद जब आपको लगता है कि आपके साथ बुरा होने वाला है, ठीक है। तो क्या फॉरमैन के साथ भी ऐसा ही हुआ? लूजिंग द जॉब फोर्स्ड फॉरमैन टू सर्च फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, तो आफ्टर लूजिंग द जॉब फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वर्जर, नाउ एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन स्टार्टेड टू लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, वो नया अपॉर्चुनिटी ढूंढने लग जाता है। ही ऑब्जर्व द एब्सेंस ऑफ टोबैको शॉप इन अ स्ट्रीट, वो एक स्ट्रीट में चल रहा होता है एंड ही नोटिस दैट देयर वाज अ ग्रेट नीड ऑफ ए टोबैको शॉप इन दैट स्ट्रीट, वहां पे कोई भी एक भी टोबैको शॉप नहीं था। व्हेन ही फेल्ट द अर्ज टू हैव अ टोबैको, ओके, तब उनको पता चलता है। दिस ऑब्जर्वेशन इंस्पायर्ड हिम टू स्टार्ट हिज ओन शॉप, और यही ऑब्जर्वेशन था जिसकी वजह से वो एक नया शॉप स्टार्ट करने के लिए वो इंस्पायर्ड होता है, जिनसे उनको इंस्पिरेशन मिलता है। द बिजनेस सून बिकेम सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, और जल्द ही ये बिजनेस जो है उनका बहुत अच्छे से चलने लग जाता है और उनके लिए ये प्रॉफिटेबल साबित होता है। ग्रेजुअली ही एक्सपांडेड टू सेवरल शॉप्स, फिर वो ग्रेजुअली क्या करता है ग्रेजुअली वो क्या करता है, हर एक लंदन के अलग अलग रास्ते में जाता है, स्ट्रीट में जाता है, ऐसा स्ट्रीट ढूंढता है जहाँ पे कोई टोबैको शॉप नहीं हो, फिर वहाँ पे कोई खाली रूम देख के, शॉप देख के वो उसको रेंट में ले लेता था एंड ही स्टार्टेड अ टोबैको शॉप देयर, और ऐसे करके वो सेवरल शॉप्स का क्या बन गया, ओनर बन गया। ही एक्यूमुलेटेड कंसिडरेबल वेल्थ एंड इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे वेल्थ उसके पास जमा हो गए एंड ही बिकेम वेरी इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन। हिज सक्सेस प्रूव दैट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मैटर्स ग्रेटली, और ये उनका जो सक्सेस है ये क्या प्रूव करता है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि प्रैक्टिकल जो चीजें हैं, नॉलेज जो है ये ज्यादा मैटर करता है रादर देन क्या, एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, दस द डिस्कवरी अल्टीमेटली टर्न्ड इनटू अ ब्लेसिंग दैट चेंज्ड हिज लाइफ पॉजिटिवली, तो उनके साथ अच्छा ही हुआ जब जिस वजह से उनको नौकरी से निकाला गया वही चीज वजह बना, रीजन बना फॉर हिम टू प्रॉस्पर इन हिज लाइफ एंड बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस ओनर एट द एंड, ठीक है। तो यस, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मार्टर्स कॉर्नर। ओके, तो पहला क्वेश्चन है रामास कस्टमर्स बुलेट पॉइंट्स। ओके, तो सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रामास कस्टमर्स। तो रामा के कस्टमर्स के ऊपर अगर एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोला जाए, अगर बताया ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि डिस्क्राइब अबाउट द रामास डिफरेंट कस्टमर्स, ओके, तो आपको ये आंसर्स लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे, इंक्लूडेड सिनेमा गोअर्स हु केम आफ्टर द इवनिंग शो, तो पहला जो उनका कस्टमर हुआ करता था वो उन सिनेमा हॉल से निकलते हुए, वो हर एक इंसान जो होते हैं जो इवनिंग शो के बाद वहाँ से निकलते थे, वो उनका पहला कस्टमर्स था, ठीक है। जुटका ड्राइवर, जितने भी जुटका ड्राइवर्स थे, रोड साइड वर्कर्स थे, फ्रीक्वेंटली एट हिज स्टॉल, उनके स्टॉल में आके वो लोग खाना खाते थे। बूट पॉलिश बॉयज एंड पुअर लेबरर्स वेयर रेगुलर कस्टमर, जो बूट पॉलिश बॉयज थे वो उनके रेगुलर कस्टमर्स हुआ करते थे। द पजल्स बॉयज वेयर अट्रैक्टेड बाय द स्मेल एंड चीप प्राइजेस, और जो आसपास से गुजरने वाले लोग थे वो
उनके चीप प्राइजेस से एंड उनके दुकान से जो स्मेल निकलता था उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते थे। कस्टमर्स लाइक एग्जामिनिंग द फूड बिफोर बाइंग, और उनके कस्टमर्स को ये लग्जरी था कि वो हर एक फूड को क्या करें, एग्जामिन करें खरीदने से पहले। मैनी कस्टमर्स वेर फ्रॉम द लोअर एंड मिडिल इकोनॉमिक ग्रुप्स, और उनके ज़्यादातर कस्टमर लोअर या मिडिल इकोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करते थे, जैसे कि ग्रास सेलिंग वुमेन, उसके बाद एक ब्लाइंड मैन, ठीक है। ये सारे लोग जो हैं, ये सारे लोग एक लोअर कम्युनिटी से, लोअर मिडिल क्लास कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। वो सारे लोग आके रामा के पास ही खाना खाया करते थे। नेक्स्ट, दे अप्रिशिएटेड एट द लो कॉस्ट कॉफ़ी एंड स्नैक्स, तो उनको वो लोग अप्रिशिएट करते थे कि कैसे रामा एक बहुत कम पैसे में कॉफ़ी और स्नैक्स बेचा करता था। नेक्स्ट, सम रेगुलर कस्टमर्स डिपेंडेड ऑन हिज स्टॉल फॉर डेली मील्स, और कुछ उनके रेगुलर कस्टमर्स थे जो रोज उनके दुकान पे ही आके वो लोग खाना खाया करते थे। कस्टमर्स गैदर्ड अराउंड द स्टॉल क्रिएटिंग अ लाइवली एटमॉस्फेयर, और हमेशा जब वो आता था तो उसके दुकान के चारों तरफ वो लोग घेर के एक लाइवली एटमॉस्फेयर क्रिएट करते थे। आफ्टर रामा शिफ्टेड हिज स्टॉल मैनी कस्टमर्स स्टॉप्ड कमिंग ड्यू टू द इनकन्वीनियंट लोकेशन, और रामा का स्टॉल जब शिफ्ट हो जाता है किसी दूसरे जगह में तो रामा के जो कस्टमर्स हैं वो उनके शॉप में आना बंद कर देते हैं, क्योंकि वहां पे जाना उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आइटम्स रामा सोल्ड, जो आइटम्स रामा है सोल्ड करता है, ठीक है, और उनके कस्टमर्स उनको क्यों पसंद करते हैं। यहां पे मैंने दो अलग अलग पॉइंट्स बना रखा है, ये एक साथ में भी आ सकता है, ठीक है। तो क्या क्या आइटम्स वो बेचता था, बोंदास बेचता था, फ्रेशली फ्राइड स्नैक्स दैट अट्रैक्टेड कस्टमर्स बिकॉज ऑफ देयर स्मेल एंड टेस्ट, आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। वो डोसाइज बेचता था, थिन राइस पेन केक सर्व्ड हॉट मेकिंग देम पॉपुलर अमंग रेगुलर विजिटर्स, इसके साथ वो क्या देता था, चटनी देता था जो कि वो फ्री में देता था सबको। उसके बाद वो चपाटीज बेचता था, सिंपल एंड फिलिंग फूड फॉर लेबरर्स एंड वर्कर्स हु वांटेड अ चीप मील। नेक्स्ट, हार्ड बॉइल्ड डक एग्स, हार्ड बॉइल्ड जो डक एग्स है वो बेचा करता था, जो कि न्यूट्रिशियस है, अफोर्डेबल आइटम हुआ करता है एंड बॉट बाय वर्कर्स, और ज्यादातर वर्कर्स यही खरीदते थे। देन वो कॉफी बेचता था, ठीक है, चीप हॉट कॉफी दैट कस्टमर्स लाइक स्पेशली ड्यूरिंग द इवनिंग आवर्स, और इवनिंग आवर्स में सब लोगों को ये कॉफी पीना पसंद था उनके शॉप में। चटनी वो बेचता था, सर्व्ड विद स्नैक्स टू इम्प्रूव टेस्ट एंड मेक द फूड मोर एंजॉयबल, और वो हर एक फूड के साथ चटनी भी दिया करता था। अदर स्मॉल इटेबल्स असॉर्टेड फ्राइड स्नैक्स दैट गेव कस्टमर्स वैरायटी टू चूज फ्रॉम, और उसके अलावा भी और अलग अलग तरह के फूड वो बेचता था, जिसके वजह से उनके कस्टमर्स को अलग अलग ऑप्शंस वहां पे मिल जाते थे। नेक्स्ट, उनके कस्टमर्स उनको इतना लाइक क्यों करते हैं, तो उनके कस्टमर्स उनको लाइक करते हैं बिकॉज ऑफ द चीप प्राइजेस, क्योंकि उनके दुकान में जो प्राइजेस है वो बहुत चीप हुआ करते थे। हिज फूड वॉज अफोर्डेबल सो इवन पुअर वर्कर्स कुड ईट रेगुलरली, उनका फूड इतना चीप था कि जो पुअर वर्कर्स है, ब्लाइंड मैन, बूट पॉलिश बॉयज, जुटका ड्राइवर्स, वो लोग इजीली वो खरीद सकते हैं। टेस्टी फूड, प्लस उनका फूड जो है वो बहुत टेस्टी हुआ करता था। फ्रेश प्रिपरेशन, वो रोज वो उनको प्रिपेयर करता था, उसी दिन प्रिपेयर करता था। मेड द स्नैक्स डिलीशियस एंड अट्रैक्टिव, जिसकी वजह से वो उनका जो खाना है वो ना कि डिलीशियस होता था बल्कि बहुत अट्रैक्टिव भी होता था। फ्रेंडली बिहेवियर, और रामा का बिहेवियर जो था वो फ्रेंडली था, क्यों कि रामा ट्रीटेड कस्टमर्स पोलाइटली एंड स्पोक काइंडली विद देम, और रामा हर एक के साथ बहुत अच्छी तरीके से बातें किया करता था। फ्रीडम टू चेक फूड, और उनके कस्टमर्स को ये लग्जरी भी था, इसलिए रामा को वो लोग ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो लोग खुद इंस्पेक्ट कर सकते थे अपने जो फूड है उनको इंस्पेक्ट करके बाद में वो उसको खरीदते थे। कन्वीनियंट लोकेशंस, और रामा का जो लोकेशन था वो बहुत कन्वीनियंट था, वो एक ऐसी जगह में लोकेटेड था वेयर इट इज़ वेरी एक्सेसिबल एंड एवरीबडी कैन कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, हर एक जगह से वो लोग वहाँ पे पहुँच जाया करते थे, ठीक है। सिनेमा हॉल उसके पास था। Then regular service, customers trusted him because he was available every evening consistently, और उनके कस्टमर्स उनको इसलिए भी ट्रस्ट करते थे क्योंकि वो हर रोज इवनिंग को वहाँ पे पहुँच जाया करता था। नेक्स्ट जो है वो है डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ रामाज बिजनेस वॉज फिनिश्ड। अभी डिटेल में हमको डिस्क्राइब करना है कि रामा का बिजनेस कैसे फिनिश्ड हो गया, ठीक है। तो रायट ब्रोक आउट एट रामाज सेलिंग स्पॉट, तो जहाँ पे रामा रोज अपना शॉप लगाया करता था वहाँ पे एक रायट ब्रोक आउट हो जाता है, एक दंगा मच जाता है, ठीक है। अ लीडर वॉज किल्ड एंड द प्लेस बिकेम मेमोरियल, और वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है वो मर जाता है फ्रॉम द बुलेट ऑफ द पुलिस, और उस जगह
जगह में वो लोग एक मेमोरियल बनाने के लिए डिसाइड करते हैं। रामा वॉज फोर्स टू शिफ्ट हिज स्टॉल फार अवे, और जो म्यूनसिपैलिटी है इसको इस जगह को वो लोग हैंड ओवर कर देते हैं टू दैट पार्टी। अभी वहाँ पे एक मेमोरियल बनेगा और रामा को क्या करना पड़ा, इसकी वजह से उनको अलग जगह में शिफ्ट करना पड़ा उनका शॉप। कस्टमर्स डिक्रीज ड्यू टू द न्यू लोकेशन, धीरे धीरे उनके कस्टमर्स डिक्रीज होने लगे क्योंकि उनका लोकेशन चेंज हो गया था। रूमर्स स्प्रेड दैट द फूड क्वालिटी हैड फॉलन, और उसके बाद ऐसा भी हुआ कि कभी कभी रामा का जो फूड बच जाता था फिर वो उसको दूसरे दिन वार्म करके लाता था, और ऐसे एक दिन वो पुराने जो स्टेल फूड है, बासी जो फूड है, उसको खा के किसी ने उल्टी कर दी और ये र्यूमर्स की तरह फैल गया, और तब लोगों को पता चला कि रामा का क्वालिटी जो है फूड का वो पहले जैसा नहीं रहा। अर्निंग्स डिक्लाइन स्टेडिली, और इसके बाद उनका जो अर्निंग है वो बहुत घट गया, बहुत कम गया। ठीक है, रामा फाइनली क्लोज द बिजनेस, और एक दिन रामा डिसाइड करता है कि मैं इस बिजनेस को क्लोज कर दूंगा, बंद कर दूंगा। लेटर ही वर्कड एज ए वेटर इन अ रेस्टोरेंट, और उसके बाद वो एक एज ए वेटर एक रेस्टोरेंट में ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डू यू थिंक नारायण हैज डिपिक्टेड मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द टिपिकल इंडियन वे लाइफ? तो आपको क्या लगता है कि रामा का जो स्टोरी है मार्टर्स कॉर्नर, उसके थ्रू नारायण ने हमारे इंडियन जो कल्चर है, इंडियन जो सोसाइटी है, उनको डिपिक्ट किया है, सोशल अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग लोगों को डिस्क्राइब किया है? तो करेक्ट आंसर होगा यस। शो स्ट्रगल्स ऑफ स्मॉल स्ट्रीट वेंडर्स, ये दिखाता है कि छोटे छोटे जो आपके स्ट्रीट में जो वेंडर होते हैं उनका स्ट्रगल क्या होता है, उनके लिए क्या क्या दिक्कत होता है, जैसे कि रामा को हुआ था। ठीक है, डिपिक्ट्स क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन सेलर एंड कस्टमर्स, यहाँ पे ये भी दिखाता है कि कस्टमर और सेलर के बीच में कैसे एक क्लोज रिलेशनशिप बन जाते थे, और एक ही शॉप में वो लोग रोज खरीदने के लिए आते थे, खाना खाने के लिए आते थे। रिफ्लेक्ट्स पॉवर्टी एंड डेली अर्निंग सेविंग हैबिट्स, और उनके खान पान से उनका जो अफोर्डेबिलिटी था ये भी दिखाता है कि उनके पास कितने कम पैसे थे, और इसीलिए रामा जो था उनका फेवरेट था, क्योंकि रामा बहुत चीप प्राइस में अपने चीज़ों को बेचा था। शो सिंपैथी फॉर पुअर वर्कर्स, और नारायण यहाँ पे रामा के थ्रू उन पुअर वर्कर्स के प्रति सिंपैथी भी शो करता है जिनको लोग झगड़ा करते थे, आर्ग्यूमेंट करते थे थोड़े से पैसों के लिए। ठीक है, हाईलाइट्स इफेक्ट्स ऑफ रायट्स ऑन कॉमन पीपल, और ये स्टोरी जो है ये उस चीज़ को भी पॉइंट आउट करता है जो कि राइट अगर कहीं पे हो जाता है, कहीं पे दंगा हो जाता है, कहीं पे अगर कोई झगड़ा हो जाता है दो गुटों के बीच में, तो वो नॉर्मल लोगों की जिंदगी में इसका इम्पैक्ट कैसे डालता है। प्रेजेंस रियलिस्टिक सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, और ये रियलिस्टिक सोशल जो कंडीशन है हमारे इंडिया के और इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको भी दिखाता है कि कैसे लोग सोसाइटी में रहते हैं, कैसे वो लोग टेम्परामेंट उन लोगों का लूज हो जाता है, और कैसे बहुत छोटे छोटे जो लोग हैं वो डिपेंडेबल है अपने छोटे मोटे काम से लेके, और कोई बड़ा अगर इंसिडेंट हो जाता है तो इनके लाइफ ज़्यादा इंपैक्टेड हो जाते हैं। शोज इनसिक्योरिटी ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, और प्लस ये भी दिखाता है कि छोटे छोटे बिजनेस कितने इनसिक्योर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और उनको अपना बिजनेस बंद करना भी पड़ सकता है। पोर्ट्रेज रेजिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन सोसाइटी, और ये भी दिखाता है रामा के कैरेक्टर के थ्रू कि रामा कितना रेजिलियंट है, सोसाइटी के साथ अपने कंडीशन के साथ कैसे फाइट करता है। नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं बिना कुटीर में। बिना कुटीर का जो पहला क्वेश्चन है वो बिना कुटीर का सराउंडिंग है, जहां पे बिना कुटीर लोकेटेड था उसका सराउंडिंग कैसा था। तो द हाउस स्टैंड्स इन द मिडिल ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स दैट क्राउडेड फ्रॉम ऑल साइड्स। तो हाउस ऐसे जगह में सिचुएटेड था जिसमें चारों तरफ से क्या थे, कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स थे। ठीक है, जहां पे वेयर हाउसेस था, ट्रांसपोर्ट्स कंपनीज थे, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट थे, ऑपरेट क्लोज टू द हाउस, और उसी घर से ये सारे जो बिजनेसेस हैं ये चलते थे। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूअस नॉइज आता था वहां पे, जैसे कि डीजल ट्रक्स का नॉइज आता था, रिक्शोज का नॉइज आता था, पुश कार्ट्स का नॉइज आता था, मोटर पंप्स का नॉइज आता था, फिल्स द एरिया, ये चारों तरफ से इन सब नॉइज से भरा हुआ था। टॉल बिल्डिंग्स अराउंड द हाउस ब्लॉक फ्रेश एयर एंड सनलाइट मेकिंग द एनवायरमेंट सफोकेटिंग, और जो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग थे उनमें से जो सनलाइट ब्लॉक हो जाया करता था और एयर भी नहीं आता था, जिससे ऐसा लगता है कि वो जगह क्या कर रहा हो, सफोकेट कर रहा हो। The greasy front yard, once open and pleasant, is now neglected and surrounded by commercial structure. तो एक वक्त में जो ग्रीजी नहीं ग्रासी होगा, तो एक वक्त में ये जगह ग्रासी फ्रंट यार्ड था बिना कुटीर का और बहुत प्लेजेंट प्लेस हुआ करता था, लेकिन अभी इसको नेग्लेक्टेड, इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है और अभी इसको चारों तरफ से जैसे कि कॉमर्शियल बिल्डिंग जो है इसने घेर रखा है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज सच एज लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग डोमिनेट द नेबरहुड, और वहाँ पे इंडस्ट्रियल
एक्टिविटीज़ होने लग गए, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होने लग गए, जो कि एक ग्रोइंग एक सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। डस्ट, स्मोक्स, मैकेनिकल साउंड्स रिप्लेस द अर्लियर पीसफुल रेसिडेंशियल एटमॉस्फेयर। तो पहले बहुत पीसफुल हुआ करता था, अभी वही पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पे आपको डस्ट मिलेगा, स्मोक मिलेगा और मैकेनिकल साउंड्स वगैरह आते हैं। वंस क्वाइट रेसिडेंशियल लोकेलिटी हैज़ ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कंजेस्टेड बिजनेस जोन आइसोलेटिंग द ओल्ड हाउस। तो पहले जो एक पीसफुल प्लेस हुआ करता था, अभी वो जगह क्या बन चुका है, एक बहुत ही बड़ा कॉमर्शियल हब बन चुका है। और इसमें जो बिना कुटीर है अभी भी, क्योंकि वो पुराने तरीके से ही बना हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं उस पुराने चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि वो अकेला पड़ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमर्शियलाइजेशन अराउंड बिना कुटीर। तो बिना कुटीर के चारों तरफ जो कमर्शियलाइजेशन है उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो आप क्या लिख सकते हो। तो जो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था वही क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको लिखना है, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखना है। तो इसको मैं ज़्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़ाने वाला, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार इसको रीड आउट करके जाना। ठीक है, वही जो पुराना आंसर अभी थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ा था उसी को आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यूज ऑफ द कोको कोला बॉटल इन द स्टोरी। तो कोको कोला बॉटल को कैसे स्टोरी में यूज किया गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया नहीं है अभी तक, आने का बहुत बड़ा चांसेस है। ठीक है, तो द कोको कोला बॉटल एक्ट्स एज अ नैरेटिव डिवाइस थ्रू विच द नैरेटर विजुअलाइजेस पास्ट मेमोरीज इन बिना कुटीर। तो कोको कोला बॉटल का ही यूज करके नैरेटर जो है पूरे बिना कुटीर के स्टोरी को वो क्या करता है, उसी कोको कोला बॉटल में विजुअलाइज करता है। ठीक है, उसके बाद जो बॉटल का लिक्विड है इसमें नैरेटर क्या करता है, इमेजिन करता है द सीन्स ऑफ द हाउस, अर्लियर लाइफ एंड सराउंडिंग्स। तो उस घर के सीन्स के बारे में और पहले कैसे वो घर हुआ होगा उनको वो इमेजिन करता है। द बॉटल कनेक्ट्स द प्रेजेंट कॉमर्शियल एनवायरनमेंट विद मेमोरीज ऑफ ट्रेडिशनल पास्ट। और ये बॉटल जो है ये कनेक्ट करता है आज के कॉमर्शियल एरिया और पुराने जो ट्रेडिशनल आपके पास्ट है उसको, इन दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करता है। ठीक है, जो कन्वर्सेशन हुआ था शॉपकीपर के बीच में या नैरेटर के बीच में जब वो लोग कोको कोला बॉटल पी रहे थे, तो ये हमें क्या रिवील करता है, जो हिस्ट्री है घर का वो भी रिवील करता है कि पुराने उनके घर के पुराने ओनर्स के बारे में बताता है, उनमें रहने वाले ओनर्स के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके बारे में बताता है। जो बॉटल है वो क्या बन गया, एक रिफ्लेक्टिव सरफेस बन गया, जहां पे एक इमेज बन गया, एक पर्दा बन गया, एक स्क्रीन बन गया, जो चीज हमें क्या दिखाता है, नॉस्टैल्जिया एंड पैसेज ऑफ टाइम। जो हमें ये दिखाता है, ये शो करता है कि पुराने चीजों को याद करना क्या होता है, पैसेज ऑफ टाइम, ओवर द टाइम, जब समय गुजर जाता है उसके साथ चीजें कैसे बदल जाती हैं। ठीक है, जब भी राइटर क्या लेता था, सिप लेता था, पीता था उस कोको कोला बॉटल से, तो हर एक सिप में वो क्या करता था, अपने सोच में वो खो जाता था। ठीक है, और वो क्या सोचता था उस वक्त, अब उस घर के बारे में सोचता था जो घर अपने सराउंडिंग के वजह से क्या हुआ हो, जैसे दब गया हो, जैसे कि अपने जो आसपास के जो कॉमर्शियलाइजेशन है इससे वो कोप अप ना कर पा रहा हो। द कोको कोला अ मॉडर्न कॉमर्शियल प्रोडक्ट कॉन्ट्रास्ट सिंबॉलिकली विद द ओल्ड ट्रेडिशनल हाउस। तो कोको कोला एक मॉडर्न एक क्या है, कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जो जिसमें उन्होंने क्या देखा, वो पुराने तौर तरीकों के बारे में वो लोग सोच रहे थे। तो ये मॉडर्न और कॉमर्शियल जो चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, इस को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, द एम्प्टीनेस ऑफ द बॉटल एट द एंड रिफ्लेक्ट्स द फेडिंग मेमोरीज एंड द ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड वे ऑफ लाइफ। तो और जब एट द एंड वो बॉटल खत्म हो जाता है, वो बॉटल का लिक्विड जब खत्म हो जाता है, वो हमें ये भी शो करता है कि कैसे जो राइटर का सोच है वो भी एम्प्टी हो गया, कैसे पुराने वैल्यूज जो है वो विथ टाइम ट्रेडिशनल वैल्यूज जो है मॉडर्निटी में क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड कॉमर्शियलाइजेशन। तो ये बिना कुटीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जहां पे ये दिखाया गया है कैसे पुराने तौर तरीके विथ टाइम कॉमर्शियलाइजेशन की वजह से, पैसों के पीछे भागने की वजह से लोग भूलते जा रहे हैं। और बिना कुटीर का एग्जाम्पल एकदम वही है। बिना कुटीर रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशन, मेमोरी, स्कॉलरशिप, इमोशनल अटैचमेंट, वेल सराउंडिंग बिल्डिंग्स रिप्रेजेंट प्रॉफिट ड्रिवन मॉडर्न डेवलपमेंट। तो ये दोनों जो बिना कुटीर है ये पुराने तौर तरीकों को रिफ्लेक्ट करता है और उनके आसपास जो बाकी बिल्डिंग्स है वो रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न डेवलपमेंट को। द ओल्डर सन विशेस टू प्रिजर्व द हाउस एज ए ट्रिब्यूट टू हिज फादर्स इंटेलेक्चुअल लीगेसी रादर देन कॉमर्शियलाइज इट। तो राइटर ने ये इमेजिन कर लिया था कि ये घर का सिचुएशन ऐसा है क्योंकि जो ओल्डर सन है वो शायद इस घर को अपने फादर के मेमोरी के तौर पे रखना चाहता है, ना कि इससे पैसा कमाना चाहता है। वो ये भी सोचता है कि यंगर जनरेशन जो है वो बाहर रहते हैं ज़्यादा और प्रॉपर्टी में उनको ज़्यादा ध्यान नहीं है। ठीक है, और इनके वैल्यूएबल के बारे में वो लोग नहीं सोचते हैं, और जिनको वो लोग
प्रॉफिटेबल कंस्ट्रक्शन में मतलब कन्वर्ट नहीं करना चाहते. द डिस्प्यूट बिटवीन द ब्रदर्स ओवर द प्रॉपर्टी हाईलाइट्स द क्लैश बिटवीन इमोशनल वैल्यूज एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट. लेकिन एट द एंड जब राइटर को पता चलता है कि उन दोनों भाई के बीच में इस प्रॉपर्टी को लेके क्या है, क्लैश है, तब पता चलता है कि कैसे ओवर द टाइम जो हमारे सोशल वैल्यूज है, ट्रेडिशनल वैल्यूज है, वो खत्म होके लोग सिर्फ पैसों के बारे में सोचने लग जाते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं. कॉमर्शियल एक्सपांशन थ्रेटन्स द पीसफुल एनवायरमेंट एंड कल्चरल हेरिटेज एसोसिएटेड विद द ओल्ड हाउस. तो उसके जो बिना कुटीर के चारों तरफ जो बड़े बड़े बिल्डिंग हैं वो एक्चुअली थ्रेटन भी कर रहा था कि पुराने तौर तरीके से जो बना हुआ घर है उसको शायद किसी दिन तोड़ दिया जाएगा, उसके जगह में कोई नया बिल्डिंग बनाया जाएगा और उस बिना कुटीर के साथ जो पुराने वैल्यूज जो है, मेमोरीज जो है, उस घर का जो ऑथेंटिसिटी है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. मॉडर्न अर्बन ग्रोथ एनकरेजेस रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल होम्स विद कॉन्क्रीट कॉमर्शियल स्ट्रक्चर. और मॉडर्न जो ग्रोथ है वो हमेशा एनकरेज करता है कि आप जो पुराने घर है उसको तोड़ के उसके जगह में नए कंक्रीट बिल्डिंग्स बना लो. द नैरेटर फील्स डिस्टर्ब्ड बाय हाउ इकोनॉमिक मोटिव्स ग्रेजुअली इरेज हिस्टोरिकल एंड इमोशनल कनेक्शंस. तो नैरेटर को बुरा लगता है कि कैसे इकोनॉमिक जो मोटिव है वो हमारे वैल्यूज को हमसे दूर ले जाते हैं. द स्टोरी अल्टीमेटली शोज व्हाइल कॉमर्शियलाइजेशन ब्रिंग्स इकोनॉमिक गेन, इट ऑफन डिस्ट्रॉयज मेमोरी, आइडेंटिटी एंड कल्चरल कंटिन्यूटी. तो कॉमर्शियलाइजेशन की वजह से हमारा आइडेंटिटी, कल्चरल वैल्यू, जो हमारा कल्चरल कॉन्टिन्यूटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है. नेक्स्ट जो है बिना कुटीर का क्वेश्चन जो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ये. सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रोज सेक्शंस. तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपके लिए डिस्कस कर दिया है. आई होप आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कोई भी क्वेश्चंस हो अभी इन चैप्टर्स में से आप अच्छी तरीके से लिख सकोगे. तो आप इन लाइन्स को आप याद रख लेना, ऐसे ही आपको लिखना नहीं है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके विथ एग्जाम्पल्स आपको इन लाइन्स को एक्सप्लेन करना है. मैंने यहाँ पे शॉर्ट में इसलिए समझाने का कोशिश किया है ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा समझ में आ जाए. इसका मतलब ये नहीं कि आप यही आंसर एग्जाम में लिख के आओ, यहां पे सिर्फ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं और उन्हीं पॉइंट को आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करके आना है, ठीक है, विथ एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू.